तुलना हमेशा बराबरी वाले केस में होती है, यानी सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट की तुलना हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों, यू आर बेटर देन मी। हालांकि ये इनफॉर्मल स्टाइल है, हम लोग अक्सर यूज करते हैं यू आर बेटर देन मी। क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है या रॉन्ग है, बताएंगे दोस्तों। अगर नहीं पता है तो जानेंगे आप इस वीडियो में कि यू आर बेटर देन मी ग्रामेटिकली गलत है दोस्तों। अगर ग्रामर सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सही है, नहीं है या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो ऐसे टाइम में ये क्वेश्चन गलत कहलाएगी। यू आर बेटर देन मी इज ए रॉन्ग, सही होगा यू आर बेटर देन आई। कैसे जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, दिस इज आलोक राज एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ट। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जो प्रोनाउन का ही एक प्रकार है, राइट। एंड पर्सनल प्रोनाउन में क्या हम लोग पढ़ेंगे वो अभी जानेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम 3 केस में करते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस में। आई होप कि अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, सीपीओ ही या कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इतना बेसिक आपको पता होगा कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर नहीं मालूम है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर मैं दूंगा एक्सप्लेन करते हुए, राइट। तो चलिए अभी जानेंगे कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस जो पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है तो उससे कहां एरर और किस प्रकार से एरर दिए जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स को हम लोग को ध्यान में रखना है और कभी भी पर्सनल प्रोनाउन से एरर नहीं होंगे आपसे, अगर कहीं भी पूछा जाएगा क्वेश्चन को, राइट। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जब भी आपके सामने, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जब भी आपके सामने इट आए, स्ट्रक्चर नोट करेंगे, इट आए, इट के बाद बी वर्ब आए, बी वर्ब में दोस्तों इट के साथ आने वाला वी वर्ब जो होते हैं वो होते हैं इज, इट के साथ इज आएंगे या फिर वाज आएंगे या कोई भी मॉडल वर्ब मुझे पता है कि आप लोगों को जानकारी होगी कि मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इसे कहते हैं मॉडल वर्ब। तो ध्यान रखेंगे कि अगर इट के बाद इज लिखा मिले या फिर वाज लिखा मिले या फिर कोई भी मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के तुरंत बाद बी आए, क्या है, बी आए, राइट। तो ध्यान रखना है कि इट के बाद अगर बी वर्ब आए, बी वर्ब मीन्स इज, वाज, विल बी, शैल बी, कैन बी, मस्ट बी, अगर इस ढंग का स्ट्रक्चर हो तो इसके बाद आप हमेशा, अगर प्रोनाउन आ गया इसके तुरंत बाद यानी बी वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आ जाए तो आप हमेशा उस प्रोनाउन का केस क्या रखोगे, सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जैसे कि प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन आई होता है, आई सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं एंड उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है एंड उसका पॉजिटिव केस माई या फिर माइन होता है, राइट। तो यहां ध्यान रखना है कि जब भी इट आए, इट के बाद कोई बी वर्ब आ रहा है जैसे कि इज, वाज, विल बी, शैल बी, अगर ये आ रहा है तो इसके बाद जो प्रोनाउन आएंगे उसे हम सब्जेक्टिव केस में रखेंगे, राइट। देखेंगे दोस्तों, यहां देखेंगे एग्जाम्पल में क्लियर समझ में आ जाएंगे, अगर ऊपर स्ट्रक्चर आप लोग नहीं समझ पाए तो। इट इज मी, क्या ये सेंटेंस सही है, बताएंगे दोस्तों। हालांकि हम लोग बहुत ही इसकी यूज करते हैं इट इज मी, या फिर इसको कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में बोलते हैं इट्स मी, इट्स मी। जब भी पूछा जाता है कौन, किसने किया इस चीज को, तो आप अक्सर बोलते हैं सर इट्स मी, इट्स मी। बहुत ही इनफॉर्मल स्टाइल में हम लोग इसको यूज करते हैं दोस्तों, इट्स मी, और पॉपुलर भी है, अक्सर हम भी यूज करते हैं इट्स मी, लेकिन ये इनफॉर्मल स्टाइल है। आई रिपीट कि इट्स मी बोलना इनफॉर्मल स्टाइल है, राइट। ये फॉर्मल स्टाइल नहीं है, और ग्रामर रूल हमेशा फॉर्मल से चलता है, इनफॉर्मल से नहीं। तो अगर ग्रामर सेक्शन एग्जामिनेशन में आप बैठे हुए हैं और वहां ग्रामर सेक्शन में आपको मिल जाए इट्स मी या इट इज मी, तो वो गलत होगा। सही क्या होगा, तो स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया, अगर इट आए, इट के बाद कोई बी वर्ब आए तो इज जरा देखेंगे, इज बी वर्ब में आते हैं, ब्रैकेट में देख लेंगे, राइट। तो इज बी वर्ब में आ रहे हैं एंड बी वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आए तो मी प्रोनाउन है, राइट। बट मी देखेंगे दोस्तों, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, एंड मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, मी का होता है सब्जेक्टिव केस आई। तो जरा स्ट्रक्चर में देखेंगे मैंने क्या बताया
कि इट आए, इट के बाद बी वर्ब आए, तो बी वर्ब के बाद आप सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन का यूज करेंगे। किसका करेंगे? सब्जेक्टिव केस वाला। तो मी तो ऑब्जेक्टिव है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, यानी मी के स्थान पे हम लोग आई इस्तेमाल करेंगे एंड सेंटेंस सही हो जाएगा। सही करेक्शन करने के बाद सेंटेंस बनेगा इट इज आई, इट इज मी बोलना गलत है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में एग्जांपल में देखेंगे, इट वॉज मी हु वॉज अब्सेंट इन द क्लास। कर मही था जो क्लास में अब्सेंट था, राइट? मही था जो क्लास में अब्सेंट था। अब बताएंगे दोस्तों क्या सेंटेंस में एरर नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल सही पकड़े कि इट है, इट के बाद बी वर्ब यानी वाज आया एंड वाज के बाद मी का प्रयोग किया गया है। तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है ना, तो आना क्या चाहिए? इट के बाद अगर बी वर्ब आए तो बी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस, नॉट ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए मी बोलना गलत है। सही होगा सही होगा आई। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, यानी यहां भी आई बोलना होगा, राइट? तो दोस्तों यहां भी ये करेक्शन कर लेंगे, मी को रिप्लेस कर देंगे आई में। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल को, इट विल बी। अब देखेंगे बी वर्ब में क्या है दोस्तों? मॉडल वर्ब के बाद बी आया है, मॉडल वर्ब के बाद बी आया है। जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया था, कोई मॉडल वर्ब आए जैसे विल बी आए, वुड बी आए, मस्ट बी आए, कैन बी आए, इस ढंग से कोई मॉडल वर्ब के साथ बी लगा हो, तब भी उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आ रहे हैं तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। यानी इट विल बी लिखा हुआ ही, तो बताएंगे क्या प्रोनाउन आया ही, तो ये इसका केस सही है, यानी अपने सही केस में इस्तेमाल हुआ है या गलत केस है, जरा बताएंगे। तो ही देखेंगे दोस्तों, ही होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। इट विल बी एंड विल बी के बाद आप क्या यूज करोगे? सब्जेक्टिव केस। तो ही ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में ही इस्तेमाल होते हैं, तो यहां तक तो बिल्कुल सही है। एंड आगे हु विल हेल्प यू, जो आपकी मदद। इसका क्या मीनिंग निकलता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है यही होगा जो तुम्हारी मदद करेगा, यही होगा। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, कोई फ्यूचर की बात करते हैं, यही है, यही होगा जो तुम्हारी मदद करेगा, यानी आगे फ्यूचर में किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, जोड़ देते हुए बोल रहे हैं यही बंदा तुम्हारी मदद करेगा, यानी इट विल बी ही हु विल हेल्प यू, राइट? इस ढंग से हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखेंगे जब स्ट्रक्चर स्टार्ट होते हैं इट एंड इट के बाद कोई भी बी वर्ब आ गया एंड बी वर्ब के बाद कोई सब्जेक्टिव केस वाला पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, तो आप समझेंगे उस पर्सनल प्रोनाउन पे जोड़ दिया जा रहा है। जोड़ देकर बोलते हैं ना, मैं ही हूं, वो वही है, तो उस समय स्ट्रक्चर बनता है इट कर। क्या बनेगा? इट बी वर्ब एंड उसके बाद सब्जेक्टिव केस वाला पर्सनल प्रोनाउन। आई होप कि इसका यूज आप लोग सीख गए होंगे, पहला पॉइंट का कि इट के बाद बी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आपके सामने लेट लिखा मिले, क्या लिखा मिले? LET लेट, राइट? लेट के बाद जब आएंगे तो कोई ना कोई पर्सनल प्रोनाउन, कोई ना कोई प्रोनाउन आएंगे, ठीक है? अगर लेट के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए? लेट के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, कि आई होप दोस्तों कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको जानकारी है। अगर नहीं जानकारी है तो इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करते हो और इस वीडियो को लाइक करते हो दोस्तों, रियल, ठीक है? तो यहां ध्यान देंगे कि लेट के बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन आए तो उसका फॉर्म क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। हमेशा ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, सब्जेक्टिव केस नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, राइट? क्यों नहीं चलेगा इसका कारण मैं बता देता हूं दोस्तों। ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल जनरली कहां करते हैं? वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद। तो LET लेट जो है ये भी वर्ब है। क्या है दोस्तों? वर्ब है, जिसका मतलब होता है अनुमति देना। क्या होता है? अनुमति देना या अलाउ करना, किसी को अलाउ करना, राइट? तो लेट मीन्स होता है अलाउ करना। तो खुद ये मेन वर्ब है। LET क्या है? मेन वर्ब है। तो जब ये वर्ब है और वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आएंगे तो वो किस केस में रहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में रहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। इसका मतलब है लेट के बाद जो भी प्रोनाउन का इस्तेमाल होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। तो देखेंगे दोस्तों एग्जाम्पल में, लेट हिम गो, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो लेट तो हो गया मेन वर्ब, उसके बाद देखेंगे प्रोनाउन हिम क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है। तो चेक करना है कि लेट के बाद जो प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्टिव केस में, क्या हिम ऑब्जेक्टिव केस है या फिर सब्जेक्टिव केस है? एक बार चेक करेंगे, ध्यान करेंगे कि हिम सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों,
हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, जो ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सही है क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आते हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। लेट हिम एंड आई गो, कहना चाह रहा है उसे और मुझे जाने दो। ठीक है, लेट मतलब बोले ना दोस्तों अनुमति देना, यानी मुझे उसे और मुझे जाने की अनुमति दो, यानी जाने दो। रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम आदर पूर्वक किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो उस ढंग से हम लेट का प्रयोग करते हैं, राइट। तो यहां बताएंगे दोस्तों क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है। तो जरा ध्यान देंगे कि लेट के बाद अगर प्रोनाउन आएंगे तो किस केस में रखे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। तो चेक करेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है या नहीं है। तो लेट के बाद हिम आया है तो हिम तो ऑब्जेक्टिव केस में ही इस्तेमाल होता है। एंड से जोड़ा गया है, उसके बाद फिर प्रोनाउन आया ना, दो प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। लेट के तुरंत बाद दो प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, कितना, दो प्रोनाउन का, राइट। और दोनों प्रोनाउन को एंड से जोड़कर रखा गया है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेट के तुरंत बाद, ठीक है, लेट के तुरंत बाद एक प्रोनाउन आए या एक से अधिक प्रोनाउन आए, सभी के सभी को हम ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि लेट के नियरेस्ट वाले को ही हम ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, ऐसा नहीं है। लेट के बाद जितना भी प्रोनाउन आएंगे सभी को हम ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, लेट के बाद हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन एंड से जो जोड़कर लिखा गया है आई भी प्रोनाउन है, बट वो सब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। तो यही मिस्टेक है दोस्तों, सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस चलेगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, क्या होता है, मी। तो सही सेंटेंस बनेगा लेट हिम एंड मी गो, लेट हिम एंड मी गो। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आए, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आए तो उसे हम रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे, कभी सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। ओके, तो देखेंगे एग्जांपल से समझ लेते हैं। ही डिपेंड्स ऑन मी ऑब्लिक आई। अब बताएंगे दोस्तों, आप ही चूज करके बताएंगे यहां मी लिखा जाए या फिर आई लिखा जाए, क्या करेक्शन करेंगे हम लोग। तो ध्यान देंगे कि मी या फिर आई जिसे भी लिखना है, जो भी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, तो एक बार चेक करेंगे वो किसके बाद आ रहा है। प्रीपोजिशन ऑन के बाद आ रहा है। तो स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है तो उसे किस केस में रखेंगे हम, ऑब्जेक्टिव केस में। इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे तो मी ऑब्जेक्टिव है या फिर आई ऑब्जेक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, मी ऑब्जेक्टिव है, इसलिए सही आंसर होगा मी। ही डिपेंड्स ऑन मी नॉट आई सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहां पर हम सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आया है। नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल को। देयर इज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन यू एंड आई। बताएंगे दोस्तों, सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं बताता हूं। तो यहां भी ध्यान देंगे दोस्तों कि देयर इज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन, जरा ध्यान देंगे कि बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है क्या, यस, बिटवीन प्रीपोजिशन है, राइट। एंड प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएंगे पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो यू जरा देखेंगे दोस्तों, यू ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव। तो मैं बताता हूं कि यू ही ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव भी है एंड ऑब्जेक्टिव भी है, दोनों है। ठीक है, इसका रूप सब्जेक्टिव में भी ठीक यू ही लिखते हैं एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही लिखते हैं, कोई भी अंतर नहीं है इसके स्पेलिंग में। ठीक है, तो यू तो अपने जगह पर सही है क्योंकि ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, तो यू सही है। लेकिन एंड से जोड़कर फिर एक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है आई, बिटवीन प्रीपोजिशन के बाद ही आया है। तो आई जो लिखा हुआ है दोस्तों, क्या ये करेक्ट फॉर्म में है, करेक्ट केस में है? नहीं दोस्तों, ये करेक्ट केस में नहीं है क्योंकि बिटवीन प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद भी जो भी प्रोनाउन आएंगे किस केस में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव। एंड आई जो है सब्जेक्टिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। यानी सही करेक्शन होगा बिटवीन यू एंड मी। देयर इज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन यू एंड मी, ये करेक्ट फॉर्म होगा। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जो काफी कॉमन है, हम लोग पता है कि कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर बनता है तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो वही स्ट्रक्चर है
कि अगर मेन वर्ब लिखा मिले तो मेन वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो किस केस में इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। एग्जाम्पल देखेंगे, कोई भी मेन वर्ब हो, किसी भी फॉर्म में मेन वर्ब हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, किसी भी फॉर्म में होगा मेन वर्ब का इस्तेमाल, तो मेन वर्ब के बाद आप क्या करोगे? किस केस में रखोगे भाई? ऑब्जेक्टिव केस में रखोगे, राइट। तो देखेंगे कॉलिंग हिम इज इन वेन। कॉलिंग हिम इज इन वेन यानी उसे बुलाना व्यर्थ है। उसे बुलाना व्यर्थ है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है उसे बुलाना, जो मीनिंग दे रहा है। तो यहां देखेंगे दोस्तों, कॉलिंग हिम, कॉलिंग मेन वर्ब है, कॉल से बना है, कॉलिंग जो फोर्थ फॉर्म में है। और फोर्थ फॉर्म के बाद यानी मेन वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो किस केस में रखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसलिए हिम का प्रयोग किया गया है। हिम ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं और उसका सब्जेक्टिव होता है ही। तो इसलिए यहां पर यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, कॉलिंग हिम सही लिखा हुआ है। अब कुछ लोग ये मत समझ लेना है कि इज आया है, हिम के बाद इज आया है, तब वर्ब के पहले तो हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं ना, तो हिम को ही नहीं बनाना है दोस्तों। इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि ये इस वर्ड मेन वर्ब के बाद आ रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा दोस्तों तो क्या कहेंगे इसे? कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ऑब्जेक्टिव केस वाला ही प्रोनाउन यूज करेंगे, तो इसलिए हिम का यूज करना है। अब अगला देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट को जो कई बार एग्जामिनेशन में इससे पूछे जा चुके हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। एसएससी के एग्जामिनेशन में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में भी दोस्तों, सीपीओ हो या एफसीआई का एग्जामिनेशन आप दे रहे हो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो देखेंगे क्या? देखेंगे तुलना, कंपैरिजन, क्या? तुलना, ठीक है। अब देखेंगे कि सेंटेंस में कभी आपके सामने क्या होगा? ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें तुलना की जा रही हो। क्या की जा रही हो? तुलना। जैसे बोलते हैं ना, यू आर बेटर देन मी, ठीक है। ही रन्स एज फास्ट एज यू, राइट। अगर तुलना वाली सेंटेंस आपके सामने आए, तुलना की जा रही हो दो नाउन के बीच में, दो प्रोनाउन के बीच में, ठीक है। जब भी तुलना की जा रही हो तो वहां पर कुछ बातों को ध्यान में रखना है, दो बातों को ध्यान रखना है। क्या रखना है? कि तुलना जब भी की जाएगी तो बराबरी वाले केस में की जाएगी, ठीक है। तुलना जब भी करेंगे तो बराबरी वाले केस में। मैंने बताया ना केस कितने? 3, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। 3 केस होते हैं, राइट। तो ध्यान रखना है कि जब भी तुलना करेंगे तो बराबरी वाले केस में करेंगे। इसका मतलब है कि सब्जेक्टिव केस वाला अगर कोई प्रोनाउन है तो उसकी तुलना जिससे करेंगे तो उसे भी सब्जेक्टिव केस में रखेंगे, यानी सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ करना है, राइट। एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। यू आर बेटर देन मी, यू आर बेटर देन मी, यू आर बेटर देन मी। अब जरा इस चीज को समझेंगे, तुलना हो रहा है क्या? किसके बीच में? यू एंड मी के बीच में तुलना हो रहा है। किसके बीच हो रहा है? यू एंड मी, यू एंड मी के बीच में तुलना हो रहा है। तो जरा एक बार गौर करेंगे कि तुलना जब दो के बीच में हो रही है तो पहले वाला जो प्रोनाउन आया है या नाउन आया है, कोई भी हो, पहले वाला जो नाउन हो या प्रोनाउन हो वो किस केस में है? सब्जेक्ट बनकर आया है या ऑब्जेक्ट बनकर आया है, यानी सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो जरा ध्यान करेंगे कि यू जो आया है, पहला प्रोनाउन है यू, तो यू सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव है, क्योंकि वो वर्ब के पहले आया, आर है, एंड आर के पहले जनरली क्या होता है? सब्जेक्ट, यानी वर्ब के पहले आने वाला शब्द जनरली सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन है कि वो खुद किसी भी मेन वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद ना आया हो, ठीक है। तो यू जो है क्या है दोस्तों? सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है, यानी यू सब्जेक्टिव है, तो यू की तुलना जिससे करेंगे वो भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, राइट। तो देखेंगे मी क्या सब्जेक्टिव केस है? नहीं है, राइट। मी सब्जेक्टिव केस नहीं है, तो इसका मतलब करेक्ट तुलना नहीं हुआ है दोस्तों, सही ढंग से तुलना किया नहीं गया है। तो यहां करेक्शन करना होगा। जब यू सब्जेक्टिव केस है तो मी को भी सब्जेक्टिव केस में रखना होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस बताएंगे क्या होता है? आई होता है, तो इसलिए मी को रिप्लेस करेंगे आई के साथ। सही आंसर हो जाएगा आई, यानी यू आर बेटर देन आई, नॉट मी। हालांकि हम लोग अक्सर बोलते हैं यू आर बेटर देन मी, ही इज बेटर देन मी, ठीक है।
इस ढंग से हम लोग अक्सर यूज करते हैं दोस्तों, लेकिन ये इन्फॉर्मल स्टाइल है और बहुत जगह, सारी जगह इन्फॉर्मल स्टाइल है, स्पोकन में, बोलचाल की भाषा में, एंड जनरली आप कहीं भी कोई एप्लीकेशन में भी यही सेंटेंस आपको मिलेंगे, यही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मल स्टाइल है। आप जब ग्रामर की बात होगी, आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, तब ये स्ट्रक्चर काम नहीं करेंगे। अगर सब्जेक्ट की तुलना हो रही है किसी से, तो वो भी सब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे, राइट। देखेंगे दूसरा एग्जांपल देखेंगे। आई कैन रन एज फास्ट एज हिम। आई कैन रन एज फास्ट एज हिम। बताएंगे दोस्तों, क्या कुछ करेक्शन करनी है या सेंटेंस बिल्कुल सही है? तो एक बार जरा चेक कर लेंगे कि तुलना किसके बीच हो रही है। तो गौर करेंगे कि तुलना हो रही है आई और हिम के बीच में, आई एंड हिम के बीच में। यानी मैं उतना ही तेज दौड़ता हूं जितना कि वह, मैं उतना ही तेज दौड़ सकता हूं जितना कि वह दौड़ सकता है। यानी तुलना हो रही है आई एंड हिम के बीच में। तो देखेंगे पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो किस केस में है? तो आई आया है सब्जेक्टिव केस में। क्या आया है? सब्जेक्टिव केस में। तो हिम भी क्या होना चाहिए दोस्तों? दूसरा वाला जो प्रोनाउन आया है तो उसे भी सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो हिम बताएंगे सब्जेक्टिव केस का है क्या? नहीं है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग हिम को रिप्लेस करेंगे ही में, तो सही करेक्शन होगा सेंटेंस का, आई कैन रन एज फास्ट एज ही, नॉट हिम। ओके, यहां क्यों हुआ? क्योंकि तुलना हम हमेशा बराबरी वाले केस में करेंगे। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ। देखेंगे अगला पॉइंट है वही, ऑब्जेक्टिव की तुलना आप हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएंगे। ही रिस्पेक्ट्स यू, वह तुम्हें आदर करता है। ठीक है, मोर देन मी ऑब्लिक आई, मोर देन यहां ऑप्शन दिए हैं, मी करेक्ट होगा या फिर आई होगा, बताएंगे दोस्तों। तो यहां ध्यान ये रखना है कि तुलना किसके बीच हो रही है। तो यहां मैंने रेड से इसलिए हाईलाइट कर दिया क्योंकि इसमें डबल मीनिंग निकलते हैं, ठीक है ना। तो यहां आप पहले समझ ले कि ही रिस्पेक्ट्स यू, मैं एक एंगल से समझाता हूं, ही रिस्पेक्ट्स यू, वह तुम्हें आदर करता है, मोर देन मी या आई जो भी हो, यानी मुझसे अधिक। कहने का मतलब कोई ही किसी मेल पर्सन को इंडिकेट करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि ही जो है कोई लड़का हो या कोई व्यक्ति हो, वह तुम्हें रिस्पेक्ट करता है मुझसे अधिक। मुझसे अधिक मतलब है कि मैं मुझसे अधिक, यानी वह तुम्हें अधिक रिस्पेक्ट करता है। हमें भी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन हमसे ज्यादा तुम्हें रिस्पेक्ट करता है। यानी वह यू को भी रिस्पेक्ट कर रहा है एंड मुझे भी रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन हम मुझसे ज्यादा यू को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो मीनिंग दे रहा है दोस्तों। तो तुलना बताएंगे किसके बीच में हो रहा है? तुलना यू के बीच में एंड मी के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? यू एंड मी या आई जो बोल लेंगे, किसके बीच में हो रहा है? यू एंड मी के बीच में हो रहा है दोस्तों। तो जब देखेंगे यू, पहले देखेंगे यू किस केस में है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, जरा नोट करेंगे। देखेंगे दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल है, यू किसके बाद आया? मेन वर्ब के बाद। तो ऊपर में मैंने पॉइंट बताया था कि मेन वर्ब के बाद जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। तो यू क्या हो गया दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस। जब यू ऑब्जेक्टिव है तो इसका जिसके साथ तुलना होगी वो भी तो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। इसका मतलब है देन के बाद मी आएगा, आई नहीं, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है और हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि तुलना ऑब्जेक्ट की हो रही है ऑब्जेक्ट के साथ, राइट। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देखेंगे, अगला एग्जांपल देखेंगे। हिम, ही, यहां भी दो ऑप्शन मैंने दिया है, आपको चूज करके बताना है कि हिम होगा या ही होगा। आई नो यू बेटर देन ही, हिम या ही, क्या होगा दोस्तों? कारण मैं तुम्हें जानता हूं उससे अधिक अच्छा से। ठीक है, का मतलब ये है कि मैं तुम्हें भी जानता हूं एंड उसे भी जानता हूं, बट उससे ज्यादा अच्छा से जानकारी तुम्हारे बारे में है ना। मैं तुम्हें अधिक अच्छे से जानते हैं उसकी अपेक्षा। ठीक है, मैं तुम्हें उसकी अपेक्षा अधिक जानता हूं। ठीक है, ये मीनिंग निकल रहा है। तो अब बताएंगे तुलना जो हो रही है किसके बीच में हो रही है? यू के बीच में हो रही है एंड किसके बीच में हो रही है? हिम या ही कह ले, जो भी कह ले, जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो होगा। तो तुलना हो रही है यू के बीच में एंड ही या हिम के बीच में हो रही है।
तो यू किस केस में है दोस्तों यहाँ पर? तो यू आया है मेन वर्ब, नो है मेन वर्ब, और नो के बाद आया है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम भी यानी दूसरे साइड जिसके साथ तुलना हो रही है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। हिम इज अ राइट आंसर। ठीक है, हिम सही होगा, ही गलत कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना नहीं हो रही है। तो आप यहाँ इन बातों को ध्यान रखना है कि तुलना जब भी करेंगे तो बराबरी वाले केस में करेंगे, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ। ओके दोस्तों, अब आगे देखेंगे अगला पॉइंट को। अब अगला पॉइंट ये है कि पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि मालूम है कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है ना। और ये भी पता होना चाहिए कि सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जो पर्सनल प्रोनाउन आते हैं कौन कौन आते हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, सेकेंड पर्सन में कौन कौन आते हैं, थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं। मुझे उम्मीद है इतना बेसिक जानकारी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यदि एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन, यदि एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए तो उनको 2 3 1 यानी 2 3 1 के क्रमांक यानी ऑर्डर में लिखेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो उनको एक अरेंजमेंट होगा, जैसे तैसे नहीं लिखेंगे, उसको अरेंज करना, उनको अरेंज करके लिखना होगा। किस फॉर्म में लिखेंगे? तो 2 3 1 के फॉर्म में। अब ये बात आती है कि 2 3 1 होती क्या है? तो ध्यान देंगे कि 2 का मतलब होगा सेकेंड, क्या होगा? सेकेंड पर्सन। 3 का मतलब होगा थर्ड पर्सन, एंड 1 का मतलब होगा फर्स्ट पर्सन, यानी 2 3 1 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ये मीनिंग निकलेगा दोस्तों। यानी ध्यान रखना है कि जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में आ जाए, यानी आई, यू, ही सब मिलाकर आ जाए, तो आपको उसको जैसे इन्हें कि कभी आई पहले लिख दिए तो कभी यू को लिख दिए तो कभी ही को पहले रख दिए, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। उसको अरेंज करना है 2 3 1 के ऑर्डर में। ठीक है, यानी पहले सेकेंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, उसके बाद हम रखेंगे फर्स्ट पर्सन को। समझते हैं इन बातों को एग्जाम्पल से। देखेंगे आई, यू एंड दे आर लर्निंग इंग्लिश। आई, यू एंड दे आर लर्निंग इंग्लिश। अब देखेंगे सब्जेक्ट कितने हैं दोस्तों? आई भी सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट है, एंड दे भी सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट आ गए हैं और तीनों अलग अलग पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? तीनों का तीनों पर्सनल प्रोनाउन है। एंड आई जो है फर्स्ट पर्सन है, यू है सेकेंड पर्सन एंड दे है थर्ड पर्सन, यानी 3 पर्सनल प्रोनाउन आए हैं और भी अलग अलग पर्सन का। तो वो जैसे तैसे लिखे नहीं जाएंगे, उसे अरेंज करके लिखना होगा। कौन सा अरेंजमेंट होगा? तो 2 3 1 के फॉर्मूला पर लिखेंगे। तो 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, तो इन तीनों में से जो सेकेंड पर्सन होगा उसे हम पहले लिखेंगे। जो सेकेंड पर्सन होगा उसे हम पहले लिखेंगे, जो थर्ड पर्सन होगा वो सेकेंड पर्सन के बाद लिखे जाएंगे, एंड लास्ट में फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। ठीक है, तो ये बताएंगे क्या ये अरेंजमेंट सही है? जो सेंटेंस लिखा हुआ आई, यू एंड दे आर लर्निंग इंग्लिश, यानी मैं, तुम और वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। हालांकि बोलने में ठीक लग जाता है, बोलने में सही लगता है कि मैं, तुम और वे लोग तो अंग्रेजी सीख रहे हैं, बोलते हैं। तो बोलना हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों डिफरेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में अलग एक ग्रामर रूल्स को फॉलो किया जाता है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बताएंगे दोस्तों कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो एक बार ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर है 2 3 1। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है, उसका अरेंजमेंट कर देंगे 2 3 के 1 के फॉर्मूला पर। पहले 2 है यानी सेकेंड पर्सन, तो देखेंगे सेकेंड पर्सन कौन है। तो यू दोस्तों सेकेंड पर्सन है, तो यू को सबसे पहले रखेंगे, यानी पहले रखेंगे यू को, एंड यू देखेंगे फिर उसके बाद 3 आ रहा है ना, थर्ड आ रहा है। तो थर्ड पर्सन कौन है दोस्तों? इन तीनों में थर्ड पर्सन है दे, यानी सही अरेंजमेंट होगा। सबसे पहले बोलेंगे यू, उसके बाद दे, एंड लास्ट में बोलेंगे एंड आई, यानी आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को लास्ट में रखेंगे। तो सही अरेंजमेंट हो जाएगा यू, दे एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो एक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और आपका लाइक और कमेंट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा हतोत्साह हो जाते हैं दोस्तों। तो मेरा उत्साह बनाने के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं।
अगला वाला भी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आई एंड रमेश वेंट टू द मीटिंग टुगेदर। कर मैं और रमेश एक साथ मीटिंग गए थे। मैं और रमेश एक साथ मीटिंग गए थे। बताएंगे दोस्तों क्या ये सही है। देखेंगे सब्जेक्ट जो है आई एंड रमेश एक से अधिक प्रोनाउन है या नाउन है, यानी दो सब्जेक्ट है ना, एक प्रोनाउन एंड एक नाउन आ गया। तो ध्यान रखेंगे कोई भी नाउन आए तो उसे हम थर्ड पर्सन में रखेंगे। किस में रखेंगे? कोई भी नाउन, रमेश नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है, तो कोई भी नाउन आएंगे तो उसे हम रखेंगे थर्ड पर्सन में। किस में रखेंगे? थर्ड पर्सन में। तो उसके अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेंगे कि इसका अरेंजमेंट सही है क्या। दो ही आया है सब्जेक्ट, तीन नहीं है, दो है, तो फॉर्मूला वही रहेगा 2 3 1, यानी सबसे पहले किसे रखेंगे? सेकेंड पर्सन को। तो एक बार जरा चेक करेंगे क्या सेकेंड पर्सन है क्या, तो सेकेंड पर्सन कहते हैं यू को। तो यू है इसमें? नहीं है, तो यानी यू नहीं है तो यू को छोड़ देंगे। अब दो की यानी सेकेंड पर्सन के बाद आ रहे हैं थर्ड पर्सन, तो अरेंजमेंट होगा थर्ड पर्सन को लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि सेकेंड पर्सन नहीं है तो सेकेंड पर्सन नहीं रहने पर थर्ड पर्सन को पहले रखेंगे। तो थर्ड पर्सन में रमेश आते हैं तो पहले रमेश को लिखेंगे एंड थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन यानी लास्ट में आई को रखेंगे। तो सही इसका अरेंजमेंट हो जाएगा रमेश एंड आई वेंट टू द मीटिंग टुगेदर। ओके दोस्तों, समझ में आ गया? तो चलिए, अगर नहीं आया दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। केवल आपके कमेंट के लिए मैं गारंटी देता हूं वीडियो बना दूंगा। एक कमेंट जरूर कर दे दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, इसी से रिलेटेड है। लेकिन यदि, ध्यान देंगे, लेकिन यदि वाक्य में किसी पाप की योजना या फिर पछतावा हो। आई रिपीट, लेकिन यदि वाक्य में यानी सेंटेंस में पाप की योजना या किसी प्रकार का पछतावा हो, ठीक है, अफसोस हो, दुख जाहिर कर रहे हो, तब हम पर्सनल प्रोनाउन का जो ऑर्डर होगा वो अब कुछ और होगा, यानी 1 2 3 के अरेंजमेंट में लिखेंगे। पहले था 2 3 1, एंड जब सेंटेंस में लगे किसी प्रकार का गलत करने वाला है या गलत कर चुका है, अब पछता रहा है, किसी प्रकार का पछतावा महसूस कर रहा हो या कोई पाप की योजना बना रही हो, कोई प्लानिंग कर रही हो गलत करने का, तो वहां वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? प्रोनाउन का अरेंजमेंट करेंगे। एक पर्सन को पहले, उसके बाद सेकेंड पर्सन को एंड लास्ट में थर्ड पर्सन को रखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, यहां पर एग्जांपल से समझ लेते हैं। यू, आई एंड ही आर गोइंग टू लूट अ बैंक टुमारो। कहना चाह रहा है तुम, मैं और वह कल किसी बैंक को लूटने जा रहे हैं। तो कुछ गलत करने की योजना है क्या, है ना। तो जब सेंटेंस में भाव पता चले कि कुछ गलत करने वाला हो, कोई पाप करने वाला हो, ठीक है, कुछ गलत करने वाला हो और या करने वाला हो या कर दिया हो, तब हम इसके लिए अरेंजमेंट रखेंगे 1 2 3 को, यानी पहले फर्स्ट पर्सन को। तो देखेंगे यू, आई एंड ही में फर्स्ट पर्सन कौन है? तो आई है, तो सबसे पहले हम आई को लिखेंगे, उसके बाद रखेंगे सेकेंड पर्सन को। तो सेकेंड पर्सन यू होता है, तो आई के बाद लिखेंगे यू को एंड लास्ट में लिखेंगे ही को, जो लास्ट में ही है। तो सही अरेंजमेंट हो जाएगा आई, यू एंड ही आर गोइंग टू लूट अ बैंक टुमारो। ओके, इसका अरेंजमेंट इस ढंग से क्यों किया? क्योंकि सेंटेंस में पाप की योजना थी, है ना, पाप की योजना थी, इसलिए हम इसका अरेंजमेंट किए 1 2 3 में। अगर सेंटेंस में किसी भी प्रकार की पाप की योजना या पछतावा या दुख जाहिर नहीं हो रही हो, तब इसका हम अरेंजमेंट करेंगे पहले वाला 2 3 1 के में, ठीक है ना। अब पाप की योजना होगा तो 1 2 3 के फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। दे, वी एंड यू कमिटेड अ सीन, यानी वे लोग, हम लोग और तुम लोग मिलकर क्या किए भाई? पाप किए। सीन मीन्स पाप, पाप कमिटेड अ सीन यानी पाप करना, ठीक है ना, पाप किए। वे लोग, हम लोग और तुम लोगों ने क्या किए? पाप किए। तो यहां भी पाप कर चुका है, तो यहां भी पाप कर चुका है दोस्तों, तब भी हम क्या करेंगे? 1 2 3 के में अरेंजमेंट करेंगे। तो चलिए अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को, तो बताएंगे इसमें फर्स्ट पर्सन में किसे रखेंगे। तो वी जो है दोस्तों वो फर्स्ट पर्सन है, तो सबसे पहले बी को रखेंगे, उसके बाद सेकेंड पर्सन को। सेकेंड पर्सन क्या होगा? यू, तो यू सेकेंड पर्सन है तो उसके बाद यू को रखेंगे एंड उसके बाद हम रखेंगे थर्ड पर्सन को यानी दे को। यहां तक दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब देखेंगे दोस्तों, जब भी आपके सामने अपना है, हिंदी मीनिंग में जब भी आपके सामने बोलना हो अपना, तो अपना का ध्यान रखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है।
तो ध्यान रखेंगे कि अपना का कभी कोई मीनिंग ही नहीं होता है, यानी अपना का अपना मीनिंग ही नहीं होता है, राइट। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं, यानी सब्जेक्ट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग अपना का मीनिंग होगा, यानी अपना के लिए कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, ठीक है। अपना के लिए कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं है, अपना वर्ड का मीनिंग आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो अपना का मीनिंग माई होगा, अगर सब्जेक्ट यू होगा तो अपना का मीनिंग योर होगा, वी होगा तो अपना का मीनिंग आवर, एंड दे होगा तो दियर, ही होगा तो हिज, सी होगा तो हर, इट होगा तो इट्स, वन होगा तो उसके लिए वंस का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट वन होगा ONE वन, अगर सब्जेक्ट वन होगा तो उसके लिए अपना का मीनिंग वंस का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि अपना का कोई भी अपना मीनिंग नहीं होता है, अपना के लिए हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देंगे। तो जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में, हम लोग अक्सर बोलते हैं मैं अपना काम कर रहा हूं, वे लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग अपना काम कर रहे हो। इस ढंग से देखेंगे अपना काम, मैं अपना काम, तुम लोग अपना काम कर रहे हो। तो अपना के लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे आई एम डूइंग, तो माई वर्क, यहां माई का वर्क का इस्तेमाल किए अपना काम के लिए माई वर्क। और नीचे वाला एग्जांपल में देखेंगे तुम लोग अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। ऊपर वाले में अपना काम के लिए माई वर्क एंड नीचे वाले में योर वर्क की इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अपना का कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं, स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं। तो सब्जेक्ट देखेंगे, पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट था आई, तो आई के लिए हम क्या करेंगे, माई वर्ड का यूज करेंगे अपना लिए। एंड यू था तो यू के लिए हम यूज करेंगे योर। क्या यूज करेंगे? योर। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि अपना के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जहां अपना वर्ड बोलना हो तो है ना, उसका, इसका, तुम्हारा अगर बोलना हो तो वहां पर उसके अनुसार योर कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जहां अपना का मीनिंग होगा तो वहां पर आपको सब्जेक्ट को देखना होगा। अगर जहां अपना का मीनिंग नहीं निकल रहा उसका, ठीक है ना, मैं उसका काम कर रहा हूं तो आई एम डूइंग हिज वर्क बोलेंगे, यहां माई वर्क नहीं बोल सकते दोस्तों, ठीक है। यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, यहां जब अपना का मीनिंग बोलना हो तभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बोलेंगे। अब अगला एग्जाम्पल को देखेंगे, बताया जा रहा है यदि सब्जेक्ट एक से अधिक हो, ध्यान रखेंगे यदि सब्जेक्ट एक से अधिक हो तब वैसे कंडीशन में क्या करना है। फिर नीचे पढ़ेंगे यदि सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन मौजूद रहा। कभी कभी अभी मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में बता रहा था दोस्तों कि जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए तो उसका एक अरेंजमेंट होता है, तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन एक से अधिक संख्या में आ गए थे, तो वैसे कंडीशन को ये मैं यहां बता रहा हूं कि यदि सब्जेक्ट बनकर आए हैं, एक से अधिक सब्जेक्ट बने हुए हैं, तो वैसे कंडीशन में जो फर्स्ट पर्सन अगर है उस सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, आई एंड बी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। अगर सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन मौजूद हो तो अपना का मीनिंग अगर उस सेंटेंस में निकले तो आवर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? आवर का, अपना के लिए, ठीक है ना। यहां आवर का, क्योंकि सब्जेक्ट ऊपर वाला एग्जाम्पल में देख रहे हैं दोस्तों कि मैं अपना काम कर रहा हूं तो सब्जेक्ट केवल एक ही है आई, तो आई के लिए माई दे दिए। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई भी हो, यू भी हो, दे भी हो, यानी एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन है, वैसे कंडीशन में अपना के लिए क्या मीनिंग देंगे वही मैं बता रहा हूं। तो ध्यान ये रखना है कि अगर सब्जेक्ट एक से अधिक हो और उसमें फर्स्ट पर्सन मौजूद रहे तो अपना का मीनिंग निकलेगा आवर। क्या निकलेगा? आवर, ठीक है। जैसे कि देखेंगे एग्जाम्पल में, यू, हरी एंड आई आर डूइंग योर ड्यूटीज वेरी वेल। तो कहना चाह रहा है दोस्तों तुम, हरी और मैं क्या कर रहे हैं, अपना ड्यूटी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अपना ड्यूटी, यहां अपना ड्यूटी का मीनिंग रखना है, तो अपना शब्द के लिए किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट को देखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट है यू, हरी एंड आई, तीन सब्जेक्ट है, तो किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? यू के अकॉर्डिंग, हरी के अकॉर्डिंग कि आई के अकॉर्डिंग? तो यहां मैंने बोला था कि एक से अधिक सब्जेक्ट आ जाए तो फर्स्ट पर्सन अगर है उसमें, तो फर्स्ट पर्सन अगर रहने पर तो हम आवर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन आई है, तो जब आई है तो यहाँ योर ड्यूटीज नहीं आवर ड्यूटीज होगा। क्या होगा? आवर ड्यूटीज। तो सही करेक्शन कर लेंगे, योर को रिप्लेस कर लेंगे आवर में, ठीक है। अगला एग्जाम्पल को देखते हैं, यू, सी एंड आई हैव ट्राइड दियर बेस्ट।
यहां फिर देखेंगे कह रहा है तुम, वह और मैं कोशिश किया, मतलब अपना पूरा प्रयास किया, अपना पूरा प्रयास किया, तो अपना का मीनिंग यहां भी आ रहा है। तो यहां पर क्या प्रयोग करेंगे अपना के लिए? अपना के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे अगर सब्जेक्ट में आई मौजूद हो या कोई फर्स्ट पर्सन या बी मौजूद हो तो उसके लिए हम आवर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आई मौजूद है, यू सी एंड आई है, तो अपना के लिए डियर नहीं, हम क्या यूज करेंगे, आवर। क्या यूज करेंगे, आवर। अगला पॉइंट को देखेंगे। अब क्या आएगा दोस्तों कि ये सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन रहेगा ही नहीं, सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन रहेगा ही नहीं, तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, आपको चेक करना है कि सेकेंड पर्सन है क्या। अगर सेकेंड पर्सन है तो हम सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग देंगे योर। क्या यूज करेंगे, योर। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा तब कंडीशन क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में नहीं है, तब हम देखेंगे सेकेंड पर्सन है कि नहीं। सेकेंड पर्सन रहेगा तब हम यूज करेंगे योर का। ठीक है, अपना के लिए देंगे योर। जैसे कि देखेंगे एग्जांपल में, यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क, यानी तुम और वह अपना काम कर रहे हैं, तुम और वह अपना काम कर रहे हैं। तो अपना के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू के अनुसार योर आएगा कि ही के अनुसार ही जाएगा। हम बता देते हैं, अगर सेकेंड पर्सन यू है और फर्स्ट पर्सन नहीं, अगर फर्स्ट पर्सन इसमें मौजूद होता तो फिर से हम आवर इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हमें योर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। अब अगर ऐसा कंडीशन आ जाए आपके सामने कभी कि ना तो फर्स्ट पर्सन है ना ही थर्ड पर्सन, सॉरी, ना ही फर्स्ट पर्सन है ना ही सेकेंड पर्सन है, केवल थर्ड पर्सन है, तो ऐसे कंडीशन में अपना के लिए आप डियर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डियर का। अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वैसे कंडीशन में अपना के लिए क्या यूज करेंगे, डियर का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पर्सनल प्रोनाउन से इतना ही दोस्तों, इतना अगर पॉइंट को आप लोग दिमाग में रख लेते हो, ठीक है, हमेशा के लिए रख लेते हो, तो फिर इससे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड। तो इन बातों को आप लोग रखें ध्यान अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। अब वीडियो पसंद आई है तो लाइक अभी कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रोनाउन के एक टाइप के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।